हाय, गुड आफ्टरनून। रशिया यूक्रेन वार को एक साल हो गया, किसी को भी ध्यान नहीं था। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कम्युनिटी, नेशन, सोसाइटीज, इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस सब सेल्फिश होते हैं। इंडिया में कितने लोग सीरियस हैं एक्चुअली इस बारे में कि रशिया यूक्रेन का वॉर कब खत्म होगा, और वहां पे जो कैजुअलिटीज हो रही है हमारा कितना कंसर्न है उसके बारे में। पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे स्टेटमेंट आते रहते हैं, मगर जहां तक जनरल पब्लिक की अवेयरनेस की बात है, या कौन कंसर्न है कि कितनी कैजुअलिटीज हो रही हैं यूक्रेन में। एक साल हो गया, किसी ने सीज फायर के लिए कोई सीरियस एफर्ट नहीं किया। अब एक साल के बाद अभी चाइना ने सडनली उसको लगा कि इट शुड डू समथिंग, आफ्टर ऑल एस्पायरिंग नंबर वन ग्लोबल सुपर पावर है। तो चाइना ने एक पीस प्लान लॉन्च की, और इसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं, 12 एक्चुअली पॉइंट हैं उसमें, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इमीडिएट सीज फायर जो है वो एनफोर्स किया जाना चाहिए, यानी कि स्टेटस को जो जहां पे है वहां पे सीज फायर एनफोर्स हो। और दूसरा, जो यूनिलेटरल सैंक्शंस वेस्टर्न ब्लॉक ने रशिया के ऊपर लगाए हैं उनको उठा लिया जाए। आप समझ सकते हैं, मतलब इसी से आपको पता चल जाएगा कि चाइना का आफ्टर ऑल इंटेंशन क्या है। इतने टाइम के बाद भी आपको क्या लगता है रशिया किस हालत में है, रशियन इकोनॉमी की क्या हालत है? कुछ डाटा आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे, गूगल पे, जो कहेंगे नहीं, जो रशिया की इकोनॉमी है दैट इज स्टैंडिंग फर्म। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो साथ में ये भी कह रही हैं कि रशिया से कंसर्न जो डाटा है वो तो पिछले 8 या 9 महीने से कुछ भी नहीं आ रहा है। देयर इज नो डाटा अवेलेबल अबाउट द रशियन इकोनॉमी। तो ओवरटली तो ऐसा लगता है कि जो इकोनॉमी है दैट इज स्टैंडिंग फर्म। और एक्चुअल में क्या है कि चूंकि ये पीस प्लान चाइना ने इस पॉइंट पे लॉन्च की है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि चाइना ने ये पीस प्लान बगैर रशिया के अप्रूवल के लॉन्च की हो। ऑल सेड एंड डन, दे आर वेरी क्लोज अलाई। तो काफी लोगों का यह मानना है इंटरनेशनल लेवल पे कि कहीं ना कहीं जो सैंक्शंस हैं वो रशिया को हर्ट कर रहे हैं, और इसीलिए उनका डाटा बाहर नहीं आ रहा, और इकोनॉमी डेफिनेटली इंपैक्ट हो रही है रशिया की। एंड इट लुक्स टू बी ट्रू। अभी तक की जो भी रिपोर्ट्स हैं वो साफ कहती हैं कि चाइना एक बड़ा स्मार्ट गेम खेल रहा है। टिल नाउ इट हैज बीन सक्सेसफुल। इनफैक्ट जब लड़ाई शुरू हुई थी तो किसी ने कहा था उस टाइम पे, बड़े फेमस एक एनालिस्ट हैं, जॉन मियर्स मिसर, ये उनका नाम है, तो ही सेड कि इस लड़ाई का अगर कोई विनर होने वाला है तो वो चाइना होने वाला है। और ये बात बिल्कुल सच उस टाइम पे लग रही थी। अब ऐसा हो नहीं सकता कि चाइना ने रशिया की हेल्प ना की हो। उसमें तीन पॉसिबिलिटी हैं, या तो रशिया को उसकी हेल्प की जरूरत पड़ी नहीं, या फिर चाइना ने की नहीं, या फिर चाइना ने जब उसकी हेल्प की तो वो सैंक्शंस को अवॉइड करते हुए या डिटेक्ट होते हुए वो रशिया की हेल्प कर पाया। क्योंकि अभी तक की जो रिपोर्ट है उसमें एक चीज बिल्कुल साफ है कि एक भी चाइनीज कंपनी के ऊपर सैंक्शन नहीं लगा। इसका मतलब या तो वो पकड़े नहीं गए या फिर उन्होंने कोई हेल्प नहीं की, जैसा मैंने आपसे पहले बताया। तो चाइना एक्चुअली बिल्कुल क्लियर है कि उसको रशिया के साथ सूनर और लेटर जाना पड़ेगा, लेकिन साथ में वो ये भी चाहता है कि वो रशिया के साथ जो उसकी रिलेशनशिप है या जो भी हेल्प वो रशिया की कर रहा है वो तब एक्सपोज हो जब वो इस हालत में हो कि उसकी जो डीकपलिंग है यूएसए के साथ वो सक्सेसफुली हो जाए। ये नहीं कि उसके ऊपर अगर सैंक्शंस भी लगते हैं तो उसका इंपैक्ट ज्यादा ना आए। अब उसके लिए दो तीन चीजों की जरूरत है। पहली बात तो ये कि एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल सिस्टम, इंडिपेंडेंट टू डॉलर, खड़ा हो जाए, जिसमें रशिया, प्रोबली चाइना, जो ब्रिक्स के नेशन हैं, या और जितने भी नेशंस हैं इंपॉर्टेंट, ओपेक वाले भी हो सकते हैं, सऊदी अरबिया भी काफ़ी क्लोज है, ईरान तो इन एनी केस वहाँ पे है ही। तो एक अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम अगर खड़ा हो जाता है तो डीकपलिंग करने में चाइना को बहुत ज़्यादा इशू नहीं बनेगा।
लेकिन दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि चाइना ये चाहता है कि इस डीकपलिंग से पहले जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं, जो मतलब ग्लोबली, जिसके जैसे आप इंटीग्रेटेड चिप्स की बात कर लीजिए या माइक्रो चिप्स की बात कर लीजिए, जो कि सारी दुनिया को ऑलमोस्ट 60 to 70% जो वर्ल्ड के कंट्रीज हैं वो ताइवान से इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें चाइना की मास्टरी हो जाए। और इसमें अभी टाइम है, क्योंकि अराउंड 6 months बैक व्हाट यूएस प्रेसिडेंट हैज डन, जो चाइना में जो क्रिटिकल ह्यूमन रिसोर्सेज थे जो माइक्रोचिप्स के ऊपर काम कर रहे थे, ब्रिटेन ने उनको ऑप्शन दिया। मोस्ट ऑफ देम वर चाइनीज बट दे वर ट्रेन्ड इन यूएस यूनिवर्सिटीज। तो ब्रिटेन ने उनको ऑप्शन दिया कि आइदर यू बी इन चाइना और यू कम बैक टू यूएसए बिकॉज यू आर ग्रीन कार्ड होल्डर, इन केस यू लाइक दैट ऑप्शन। उसमें से ज्यादातर लोग यूएस से वापस चले गए। तो चाइना के पास अभी वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में वो सेल्फ डिपेंडेंस नहीं है कि वो यूएस के साथ अपनी डीकपलिंग सक्सेसफुली कर ले। तो फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की मास्टरी होनी चाहिए, ये चाइना की रिक्वायरमेंट है। अब इसको ऑब्वियसली कुछ टाइम लगेगा, तो उस टाइम को निकालने के लिए चाइना को ये पीस प्लान लॉन्च करना पड़ रहा है। अब आफ्टर ऑल रसिया क्या चाहता है, ग्लोबल हिस्टोरियंस हैं, उनमें से आपको ज्यादातर ये बात कहते मिल जाएंगे कि रसिया ने यूक्रेन को कभी भी एज ए इंडिपेंडेंट नेशन एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, नहीं किया, मगर यूक्रेन यानी कि इंडिपेंडेंट नेशन तो बन ही गया जब यूएसएसआर टूटा। तो रसिया की एक मियर डिजायर कि नहीं हम तो आपको एक्सेप्ट नहीं करते, इसकी वजह से तो यूक्रेन आके रशिया के सामने सरेंडर नहीं करने वाला कि आप आइए और हमें टेक ओवर कर लीजिए। तो दैट कैन बी ए विशफुल थिंकिंग एज फार एज रशिया इज कंसर्न। लेकिन भाई चूंकि सुपर पावर है तो उसको कोई ना कोई तो एक्सक्यूज रिक्वायरमेंट रहती ही है। तो उसको एक एक्सक्यूज मिल गया कि जो ईस्टर्न यूक्रेन है, वहां पे जो डॉनबास रीजन है, वहां पे जो रशियंस हैं उनके साथ आप इनजस्टिस कर रहे हैं, उनका एनिहिलेशन कर रहे हैं, जीनोसाइड कर रहे हैं। तो इस तरह के बहाने कोई भी जो सुपर पावर है वो तलाश कर लेती है। आपको याद होगा किसी जमाने में यूएसए ने या वेस्टर्न ब्लॉक ने इराक में भी इस तरह के बहाने तलाश किए थे कि उनके पास तो केमिकल वेपन्स हैं और न्यूक्लियर वेपन, व्हाट सॉर्ट ऑफ। अल्टीमेटली कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। बट चूंकि सुपर पावर है तो लोगों को उनकी बात पे ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे भी रशिया ने कहा कि आप जो उनके साथ जीनोसाइड कर रहे हैं, जो डॉनबास रीजन है रशियंस के साथ, और दूसरी बात आप नाटो की मेंबरशिप के लिए ट्राई कर रहे हैं जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। भाई यूक्रेन एक सॉवरेन नेशन है और अगर वो नाटो की मेंबरशिप लेता है तो हाउ कैन यू स्टॉप हिम? यू कांट। बट ठीक है, रशिया के पास चूंकि पावर है, उस पावर को वो एक्सरसाइज कर सकता है। तो ऑस्टेनेबली रशिया ने ये रीजन बनाया कि हम इसकी वजह से कि हमारी जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो रहा है अगर आप नाटो की मेंबरशिप लेते हैं, और दूसरा जो आप वहां पे जीनोसाइड कर रहे हैं, और तीसरा जो एक फैक्टर था कि 2014 में ये एक्चुअली एक मिलिट्री रीजन था जब क्रीमिया पे उन्होंने कैप्चर कर लिया। क्रीमिया एक क्रिटिकल सा प्लेस है, स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें तो क्रीमिया इज वेरी वेरी क्रिटिकल। तो उस जमाने में यूक्रेन कुछ रिएक्ट नहीं कर पाया, जो वेस्टर्न ब्लॉक है वो भी कुछ रिएक्ट नहीं कर पाए, और रशिया ने चुपचाप आके उसको कैप्चर कर लिया और अपने में मिला लिया। अब रशिया ने जो अजम्पशन किया था वो ही किया था कि पहली बात तो जो नाटो है वो अपने आप में एक मिलिट्री अलायंस तो है, मगर जब से फॉर्मर यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, जो यूरोपियन नेशंस हैं उनको कभी इंटरेस्ट नहीं रहा नाटो में। उन्होंने कहा रशिया का थ्रेट तो, यूएसएसआर का थ्रेट तो खत्म हो गया, अब ये जो कंट्री बचा है ये रशिया बचा है और ये हमें एनर्जी सप्लाई कर रहा है गुड़ी गुड़ी। और यूरोप वालों का क्या हाल था कि एनर्जी सस्ती दरों पे गैस पेट्रोल सब कुछ वहां से ले रहे थे वो। उसके अलावा जो बिजनेस है चाइना से कर रहे थे, और जो डिफेंस की गारंटी थी वो यूएसए की थी, तो उनके काफी मजे थे। देवर कंफर्टेबल, जीडीपी सबकी बढ़िया है, टेक्नोलॉजी का लेवल अच्छा खासा है, देवर एंजॉयिंग द कंफर्ट। रशिया ने एक्चुअली इनको एक कंफर्ट जोन में डाल दिया, और जब कंफर्ट जोन में डाल देते हैं तो फिर आप बहुत ज्यादा पंगा नहीं ले सकते। अब रशिया ने यह उम्मीद की थी कि अब ये कंफर्ट जोन में है तो जैसे ही एनर्जी सिक्योरिटी इनकी जाएगी
probably they will agree to whatever I say, whatever Putin says. आपको याद होगा जब ये लड़ाई शुरू होने वाली थी, दैट इज फरवरी लास्ट ईयर, 24 फरवरी लास्ट ईयर को जब ये लड़ाई शुरू होने वाली थी, तो उस टाइम पे एक जर्मन फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में आए थे. उन्होंने कहा था कि जो रशिया के सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उसको भी हमें ढंग से एड्रेस करना चाहिए. इन सबको, जर्मनी को, फ्रांस को, ब्रिटेन को, सबको पता है कि रशिया किस पोजीशन में है. लेकिन साथ में यह है कि चूंकि यूएसए इज आल्सो देयर, तो दे हैव टू लिसन टू यूएसए आल्सो. तो जहां तक रशिया के कंसर्न है, अगर वो ओवर्टली उनको एड्रेस कर लेते तो शायद रशिया को एक एक्सक्यूज नहीं मिल पाता यूक्रेन पे अटैक करने का. लेकिन उन्होंने ये एक्सक्यूज भी नहीं दिया, स्पेशली यूएसए ने. और साथ में उन्होंने ये एंश्योर किया कि जो रशिया का अजम्पशन था कि जो यूरोपियन नेशंस हैं ये डिवाइड हो जाएंगे, वो डिवाइड नहीं हुए, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया, और वो फैक्टर है पुतिन की अनप्रिडिक्टेबिलिटी का. पुतिन, ऑल सेड एंड डन, ही इज एज गुड एज ए dictator, sole decision maker, you can call it. He may not be, but it is easy for him to take any decision in Russia, unlike any other nation, like France, Britain, Germany, or even USA. So as far as Putin is concerned, or as far as even Chinese president is concerned, they are in a position to take independent decision. तो पहला जो अजम्पशन इनका पुतिन का गलत गया, वो ये गलत गया कि ये जो यूरोपियन नेशंस हैं ये डिवाइड नहीं हुए. दूसरा जो उसका था कि एनर्जी सिक्योरिटी वाला, इन लोगों ने अल्टरनेट मींस की तलाश कर ली. पिछले एक साल से वो तलाश कर रहे हैं और उन्होंने अल्टरनेट मींस की तलाश कर ली. दिस विंटर हैज गॉन, जो दिसंबर से शुरू हुई थी, और समहाउ ऐसा कुछ हुआ कि ये जो विंटर है यूरोप में बड़ी सीवियर नहीं हुई. तो probably that also helped them, but fact remains कि इन्होंने जो एनर्जी की डिपेंडेंस थी उसके ऊपर, रशिया के ऊपर, वो अपनी खत्म कर दी. रशिया ने ऑफ कोर्स अल्टरनेट मार्केट्स उसने ढूंढ लिए एशिया में, स्पेशली इंडिया और चाइना. दैट इज परफेक्टली ऑल राइट, बट द फैक्ट रिमेन्स के एक जो वेस्टर्न ब्लॉक है वो एक मोनोलिथ ऑर्गेनाइजेशन की तरह खड़ा है, एक मिलिट्री अलायंस, एक ऐसा जो ऑन ग्राउंड पे ट्रुप्स अपने नहीं दे रहा, मगर यूक्रेन को पूरा सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली, मिलिटरीली, एक्सेप्ट दैट इट इज नॉट पुटिंग द बूट्स ऑन द ग्राउंड. तो ये सिचुएशन ऐसी है जो रशिया को बहुत ज्यादा पसंद नहीं है. इस लड़ाई का एक डेवलपमेंट और हुआ, जितने भी यूरोपियन नेशंस हैं उन्होंने सब ने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया. पहले वो सोच रहे थे कि रशिया कभी उनको थ्रेटन नहीं करेगा, बट चूंकि ये सब डेवलप्ड इकोनॉमी है, इनके पास पैसा है, एंड दैट इंक्लूड्स ऑफ कोर्स ऑल अदर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, जापान, जो एक्चुअली नाटो के मेंबर नहीं, मगर नाटो के साथ उनके एसोसिएशंस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं. तो ये भी एक्चुअली एक डेवलपमेंट है जो प्रॉब्ली रशिया नहीं चाहता था, बिकॉज आफ्टर ऑल लड़ाई अल्टीमेटली कैसे होनी है, एक साल हो गया इस लड़ाई को, अल्टीमेटली ये मिलिट्री पावर की जगह ये एक इकोनॉमिक पावर की लड़ाई बढ़ जाती है. रशिया नेवर वांटेड दैट, एंड दैट इज व्हाई इट वाज कीन कि किसी न किसी तरीके से वो यूक्रेन को जल्दी से जल्दी कैप्चर कर ले, जो कि वो नहीं कर पाया. अब लेट अस कम टू द कन्वेंशनल सिचुएशन. लड़ाई का क्या हाल है? कैन रशिया कैप्चर यूक्रेन विद कन्वेंशनल वेपन्स? Today, as on today, it looks like it is next to impossible. मतलब अगर आप देखें कि जो ऑफेंसिव है, अगर ईस्टर्न यूक्रेन में अगर आप ऑफेंसिव देखें तो वहां पे कौन लॉन्च कर रहा है? ठीक है, रशिया की कुछ लेटेस्ट, कुछ छोटी मोटी टैक्टिकल गेम्स हुए हैं, बट ऐसा तो कहीं नहीं लग रहा कि रशिया पूरे यूक्रेन को कैप्चर कर लेगा. ईस्टर्न जो साइड है, जो आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे, ईस्टर्न साइड से ऐसा तो हो नहीं सकता कि रशिया पूरे वेस्टर्न यूक्रेन को कैप्चर कर ले, उसकी कैपिटल को कैप्चर कर ले और फिर पोलैंड के बॉर्डर पे पहुंच जाए. डू यू सी दैट पॉसिबिलिटी? एज ऑन नाउ दैट पॉसिबिलिटी लुक्स वेरी वेरी रिमोट. हाँ, एक कर सकता है रशिया कि हाँ वो बेलारूस की तरफ से एक और ऑफेंसिव लॉन्च करे, मगर अल्टीमेटली व्हाट आई से, इकोनॉमिक पावर ब्रिंग्स द मिलिट्री पावर.
और वो अब धीरे धीरे करके, ठीक है, रशिया की कोई कैपिचुलेशन नहीं हुआ है, इकोनॉमी खड़ी है साउंड, इट लुक्स ओवरटली कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कंट्री के अंदर, बट द फैक्ट रिमेन्स कि जो चाइना ने पीस प्लान लॉन्च किया है इसके लिए डेफिनेटली पुतिन का अप्रूवल है। अब उसके ऑफ कोर्स उसके रीजन्स काफ़ी हद तक तो हमने अभी डिस्कस किए ही हैं, बट उसमें एक फैक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग ये भी है कि जो सैंक्शंस हैं वो अभी पिंच कर रही हैं, और जैसे जैसे ये लड़ाई आगे बढ़ेगी वो और पिंच करेंगी, नो डाउट अबाउट दैट। तो रशिया के लिए आइडियल सिचुएशन ये है कि किसी न किसी तरीके से इस स्टेटस को एक्सेप्ट करके यूरोपियन ब्लॉक की यूनिटी को तोड़ा जाए, और वहां पे दो कंट्रीज हैं, फ्रांस और जर्मनी, जो कि इंपॉर्टेंट पावर्स हैं। ब्रिटेन इन एनी केस कभी भी रशिया को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट नहीं करेगा। ये जो दो कंट्रीज हैं फ्रांस और जर्मनी, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं रशिया के लिए, और ये दोनों इस पोजीशन में भी हैं इकोनॉमिकली कि इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकें। फ्रांस स्पेशली मिलिटरली भी फ्रांस अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पावर है, और फ्रांस के आप प्रेसिडेंट का मैक्रोन का लेटेस्ट स्टेटमेंट आप देखें तो उसमें उसने साफ कहा है कि ठीक है रशिया को हराना जरूरी है, लेकिन उसको एनिहिलेट करना जरूरी नहीं है। मतलब हम आप उसको ऐसी सिचुएशन में डालें कि जहां पे वो एक नाराज कंट्री की तरह, जैसे जर्मनी था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। वी डोंट वांट दैट सिचुएशन। वी वांट रशिया to lose this war, but not that it is totally rejected, annihilated, defeated. तो they don't want that, because after all रशिया को वहां पे रहना है, और इन यूरोपियन नेशंस ने भी वहां पे सर्वाइव करना है, और जो रशिया के पास जो एनर्जी रिजर्व हैं आफ्टर ऑल उनकी अपनी इंपॉर्टेंस तो है, और रशिया के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है न्यूक्लियर थ्रेट का, न्यूक्लियर पावर का। रशिया अगर कन्वेंशनल सुपीरियरिटी के बाद भी उसको नहीं हरा पाता यूक्रेन को, तो ऑब्वियसली उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपना जो एस्केलेशन लेवल है, एस्केलेशन लेवल उसको न्यूक्लियर लेवल पे लेके आना पड़ेगा। और अगर उसको लेके आता है तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूक्रेन के अंदर यूज करता है, या बाई एनी चांस अगर एस्केलेशन कुछ ज़्यादा ही करना है तो फिर जो पोलैंड है या ये जो यूरोप के नेशंस हैं उनको थ्रेटन करता है या यूज़ करता है, या फिर ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर देता है कि यस आई एम गोइंग टू यूज द न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट यू। उस हालत में जो यूरोपियन नेशंस हैं उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो चेंज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन रशिया की ये पॉसिबिलिटी कि वो यूक्रेन के अंदर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूज करे, ये अच्छी खासी है। साइमल्टेनियसली अगर यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहा हूं, यूज होते हैं, तो उस हालत में क्या नाटो का वो रेस्पॉन्स रहेगा कि वो रिटेलिएट करे इन द सेम मैनर? ऑब्वियसली ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन अगर न्यूक्लियर वेपन्स रशिया यूरोप में यूज करता है तो नाटो हैज टू एस्केलेट एंड रिटेलिएट, वहां पे उसके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन एज फार एज द यूक्रेन इज कंसर्न, probably Russia will be able to get away after using tactical nuclear weapon in Ukraine. That possibility is very very high. तो रशिया एक्चुअली चाइनीज पीस प्लान के साथ इस तरह के अटेम्प्ट कर रहा है कि वो प्रॉब्ली फ्रांस और जर्मनी को किसी न किसी तरीके से यूएस के साथ जो अलाइनमेंट है उससे थोड़ा सा अलग कर दे और एक पीस प्लान को एनफोर्स कर दे स्टेटस को के साथ। और उसके बाद इस तरह की अपॉर्चुनिटीज देखे जहां पे रशिया नॉट रशिया एक्चुअली चाइना इंडो पैसिफिक में या ताइवान के ऊपर जब यूएस को एंगेज करता है तो उस टाइम पे प्रॉब्ली रशिया के पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो यूक्रेन के ऊपर एक अनदर अटेम्प्ट कर सकता है इफ दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डन
एज पर देयर स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस। एज ऑन नाउ सिचुएशन थोड़ी सी रशिया के लिए धीरे धीरे करके ग्रिम होती जा रही है, अनलेस इट एस्केलेट्स टू न्यूक्लियर थ्रेट। इतना आसान नहीं है रशिया के लिए भी, क्योंकि इवन इफ यूक्रेन के अंदर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूज होते हैं तो उस हालत में बहुत सारे नेशंस ऐसे हैं जो अभी चुप हैं, जैसे इंडिया। मोर और लेस इंडिया इज टोटली न्यूट्रल। जो यूएन जनरल असेंबली में लेटेस्ट जो रिजोल्यूशन रशिया के अगेंस्ट में था, इंडिया ने उसमें एब्सटेन किया। लेकिन जब रशिया टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर लेगा तो क्या इंडिया की पोजीशंस यही रहेगी? इट इज $1 मिलियन क्वेश्चन एंड दैट इज ट्रू ऑफ सो मेनी नेशंस। पुतिन ये बात जानता है। लेकिन इस सारी कैलकुलेशन में, इस पीस प्लान में यूरोप, वेस्टर्न ब्लॉक, यूएसए, आफ्टर ऑल है क्या, उनका क्या है? व्हाट डू दे सी दैट? प्रॉब्ली जो यूरोपियन नेशंस हैं, दे मे बी इंटरेस्टेड, यूएस में नॉट बी, बिकॉज यूएस के ऑब्जेक्टिव दूसरे टाइप के हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पुतिन की अनप्रिडिक्टेबिलिटी, पुतिन की जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है वो यूरोपियंस के लिए प्रॉब्लमेटिक है। अगर वहां पे प्रिडिक्टेबिलिटी आती है तो उस हालत में प्रॉब्ली फ्रांस और जर्मनी, they can show some interest in this peace plan और probably a upgraded peace plan। और probably आपको मालूम ही है, जब इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं, इस लेवल पे होती हैं, तो एक पीस प्लान के बाद दूसरी आती है, दूसरी के बाद तीसरी आती है, मगर सक्सेसफुल वही होती है जिसमें जो दोनों पार्टीज का कुछ न कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट सर्व हो रहा हो। जो एग्जिस्टिंग पीस प्लान है, इसमें यूक्रेन में नॉट बी इंटरेस्टेड, बट अल्टीमेटली एवरीबडी नोज जो डिसीजन मेकर्स हैं वो यूएसए है या फिर वेस्टर्न ब्लॉक है। बट यू नो वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज द मेन डिसीजन मेकर। तो लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। हमें पता चल गया कि चाइना का क्या इंटरेस्ट है, हमें ये भी पता चल गया कि रशिया का क्या इंटरेस्ट है, थोड़ा हमने वेस्टर्न ब्लॉक को भी कवर कर दिया। लेकिन आफ्टर ऑल यूएसए का क्या इंटरेस्ट है? यूएसए का इंटरेस्ट ये है कि रशिया को न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे रखा जाए, उसको कन्वेंशनल लेवल पे रखा जाए, इकोनॉमिक सैंक्शंस जो हैं वो अपना काम करते रहें, रशिया ब्लीड होता रहे, कन्वेंशनल वार चलता रहे। जितना ये लंबा खींचेगा उतने ही रशिया की जो इकोनॉमी है वो सेटर होगी, और धीरे धीरे करके उसको एक ऐसी पोजीशन में लाया जाए जहां पे जो फ्यूचर सिनेरियो बनता है, जिसमें प्रॉब्ली जो मेन प्लेयर्स होंगे वो यूएसए और चाइना होंगे, रशिया उसमें शायद मेन प्लेयर नहीं होगा। तो उस इवेंचुअलिटी में रशिया इस पोजीशन में ना हो कि वो कोई भी हेल्प चाइना की कर पाए, तो रशिया हैज टू बी वीकेंड दैट वे, यानी कि एक ऐसा स्टेट बच जाए वहां पे। पहली बात तो अगर रशिया नहीं जीतेगा तो ऑब्वियसली पुतिन का सर्वाइवल भी खतरे में पड़ेगा, बट साथ में ये भी है, चूंकि न्यूक्लियर वेपन्स तो हैं ही, अमेरिका ये नहीं चाहता कि किसी भी न्यूक्लियर सिनेरियो के लिए रशिया आगे आए। नो, इट डज नॉट वांट दैट, नो न्यूक्लियर थ्रेट। बट उससे पहले ही उसको धीरे धीरे करके इस पोजीशन में लाया जाए कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन भी रहे, वो उसको यूज भी ना कर पाए, और इकोनॉमिकली इतना पुअर हो जाए और मोराल भी इतना कम हो जाए कि वो चाइना की फ्यूचर बैटल सिनेरियो में कहीं कोई हेल्प ना कर पाए। एंड डू यू थिंक पुतिन डज नॉट अंडरस्टैंड दिस? ही अंडरस्टैंड्स दिस, एंड दैट इज द रीजन आप देखोगे कि कई बार वो जो न्यूक्लियर रिटोरिक है उसको वो बार बार यूज करता है, इसलिए यूज करता है। अभी मैं एक बार फिर चाइना पे आता हूँ। जो इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जो रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है वो बेसिकली चाइना तो एक तरीके से इसको एक ब्लूप्रिंट की तरह देख रहा है। पहली बात तो सबसे बड़ा जो लेसन है चाइना के लिए वो यही है कि रशियन वेपन्स ने कैसा परफॉर्म किया, ट्रुप्स ने कैसा परफॉर्म किया। रशिया के ट्रुप्स तो फिर भी बैटल हार्डन तो थे ही, किसी न किसी तरीके से लड़ाई तो चलती ही रही उनकी। चाइनीज ट्रुप तो बैटल हार्डन भी नहीं है, 1979 में लड़े थे एक बार वियतनाम के खिलाफ,
और वहाँ पे भी मतलब दे डिड नॉट रियली परफॉर्म अप टू द एक्सपेक्टेशंस। हथियार भी अभी बैटल टेस्टेड नहीं है, लड़ाई में क्या परफॉर्मेंस आती है, बट ये तो एक इशू हो गया। लेकिन जो यूक्रेन की रेजिलियंस है वो अच्छी खासी देखने को मिली, तो ऑब्वियसली चाइना वरीड है कि क्यों कैसे। तो प्रॉब्ली इट विल डिपेंड ऑन लॉन्ग रेंज आरटी और प्रॉब्ली लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। It may not like to commit the troops or ground troops on the Taiwan, वो खैर उसका एक इशू है। लेकिन साथ में एक बात और भी है, चाइना और रशिया की एक रिलेशनशिप है, बड़ी स्ट्रांग रिलेशनशिप है। इनफैक्ट अगर आपको याद हो, ये लड़ाई जब शुरू हुई थी उससे जस्ट पहले पुतिन जो है वो बीजिंग गए थे, एंड काफ़ी लोग ये मानते हैं कि उन्होंने इन्फॉर्म किया था, उनको बताया था कि ये अटैक होने जा रहा है। अब जैसे जैसे लड़ाई होती जा रही है, रशिया कमज़ोर पड़ता जा रहा है, तो जो दोनों की जो ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग है उसमें चाइना का जो से है वो बढ़ता जा रहा है। लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। अब चाइना का मेन इंटेंशन क्या है? मेन इंटेंशन अल्टीमेटली उसने यूएसए को डिथ्रोन करना है, और वो डिथ्रोन तभी हो सकता है जब ताइवान में उसका एक्शन हो। अब आप देखिए चाइना कहाँ फंसा हुआ है, ताइवान में, इंडो पैसिफिक में, और तीसरा इंडिया के बॉर्डर पे। चाइना बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि इंडो पैसिफिक में, चूंकि ट्रेड रूट्स हैं और क्वाड वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, इंडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगर तीनों जगह एक बार को चाइना फंस जाता है तो नो, चाइना वुड नॉट लाइक टू बी इन दैट सिचुएशन। इसलिए जो लोग जानकार लोग हैं, जब वो कैलकुलेट करते हैं कि ये जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो कैसे अनफोल्ड होगा, तो उसमें एक चीज़ साफ पता चल जाती है कि चाइना को यूएसए के साथ अपनी डीकपलिंग करनी पड़ेगी बिफोर इट गोज फॉर ताइवान। ताइवान उसका एक हिस्टोरिकल रीजन है, उसको जाना पड़ेगा। अब आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें सिचुएशन आप देखिए, चाइना हमेशा बात करता है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी ऑफ द नेशन। इनफैक्ट ये जो पीस प्लान उन्होंने दिया है, 12 पॉइंट पीस प्लान, इसमें भी उन्होंने ये वर्ड यूज किए हैं। अब कोई भी कहेगा कि आप तो जो ताइवान है उसकी जो सोवरेनिटी है उसको आप चैलेंज कर रहे हो, तो चाइना के पास एक ऑटोमेटिक आंसर है कि भैया हमने तो उसकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है या सोवरेनिटी जिसकी आप बात कर रहे हैं, हमने तो कभी एक्सेप्ट की ही नहीं। और जहां तक यूएसए की बात है, वो भी कहता है कि वन चाइना पॉलिसी। तो आपने देखा होगा कि वो चाइना के ऊपर अगर अटैक करता है, जो कि वो करेगा, क्योंकि उसके बगैर ताइवान उसके साथ एसिमिलेट नहीं होने वाला। लेकिन जो आर्ग्यूमेंट है उससे पहले उसने तैयार कर लिए कि नो, दिस सॉवरेनिटी लाइज विद अस। तो ये तो एक इश्यू हो गया। और दूसरा जो मैंने आपसे बताया कि इसलिए आप देखा होगा लेटेस्ट जो चाइना की जो ओवररीच है इंडिया के लिए, वो थोड़ी आपको ठीक ठाक मिलेगी। क्योंकि जब कभी यानी कि लेट अस अज्यूम के जो इकोनॉमिक डीकपलिंग करेंगे यूएसए के साथ, तब तक ये अपना फाइनेंशियल सिस्टम भी ठीक कर लेंगे, प्रॉब्ली जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं उनको भी मास्टर करने की कोशिश करेंगे। इट विल टेक अनदर 2 years और सो। तो उस हालत में चाइना probably will go for Taiwan, but simultaneously before that it would like to mend its way with India, क्योंकि वो ये कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया भी उनके साथ वेस्टर्न ब्लॉक के साथ इंडो पैसिफिक में पूरे अलाइन करके चाइना के जो ट्रेड रूट्स हैं उनको ही ब्लॉक कर दे, या फिर जो चाइना के पास मिलिट्री ऑप्शंस हैं उसको लिमिट करे। ऑल दोज फैक्टर्स आर वर्किंग, एंड दैट इज द रीजन यू विल सी दैट चाइना विल ट्राई टू इम्प्रूव इट्स रिलेशंस विद इंडिया। इंडिया का क्या हाल है? काफ़ी लोग ये बात कहते हैं कि इंडिया को क्या इंटरेस्ट है ये लड़ाई ख़त्म होने में, हमें तो सस्ता तेल मिल रहा है। और मैंने आपसे ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि सोसाइटीज़, कंट्रीज, नेशंस सेल्फिश होते हैं। हम लोग भी सेल्फिश हैं, हमें अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखना है। वी आर नॉट बॉदर्ड कि ब्रिटेन में कितने आजकल इकोनॉमिक प्रेशर्स आ रही है, जर्मनी का क्या हाल है, या फिर आगे क्या होने जा रहा है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन सब जगह बढ़ा जा रहा है। इंडिया इज सिटिंग प्रेटी कंफर्टेबली, एंड रीजन बिल्कुल साफ है, हमें तेल सस्ते दामों पे मिल रहा है। बाकी चीज़ों में हम मेरे ख्याल से सेल्फ सफिशिएंट है काफ़ी हद तक। और इधर चाइना
ये नहीं चाहता कि वो इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप खराब करे, स्पेशली जब ताइवान वाला फैक्टर या इंडो पैसिफिक रीजन में उसके ट्रेड रूट्स के ब्लॉक करने का फैक्टर सामने हो। तो ओवरऑल वी आर सिटिंग प्रेटी कंफर्टेबली। बट ये सिचुएशन आज की है, कल को क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी तो है ही इंटरनेशनल इवेंट्स में। और जो वेस्टर्न ब्लॉक है, डू यू थिंक दे आर नॉट रियलाइजिंग कि ये जो इंडिया है ये हमारे साथ भी है, उनके साथ भी है। S-400 तो उसने रशिया से ले लिए और साथ में ये कि सैंक्शंस भी अवॉइड कर दी। हाउ लॉन्ग इंडिया इज गोइंग टू प्ले द डबल गेम? लेट अस बी वेरी फैक्चुअल अबाउट इट। बट फैक्ट ये है कि जो प्रेजेंट हमारा डिस्पेंसेशन है ये स्मार्ट है। दे विल कंटिन्यू टू प्ले दिस डबल गेम फॉर ए रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम। ये करते रहेंगे, ये दे आर कैपेबल टू डू दैट। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चाइना का पीस प्लान है ये सक्सेसफुल होगा? मैंने आपसे पहले ही कहा, एक आएगी प्लान, फिर दूसरी आएगी, फिर इंप्रूवमेंट होगा, फिर मॉडिफाई होगा। बट अल्टीमेटली मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स कैसे चल रहे हैं रशिया के या फिर यूक्रेन के? यूक्रेन सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, से अराउंड 3 लाख तो उनके ऑलरेडी मतलब अनफॉर्चुनेट डेथ हो चुकी, उसमें मेजोरिटी तो सिविलियंस ही है। रशिया को भी मे नॉट बी दैट मच, बट यस कैजुअलिटीज तो उनकी भी हो रही हैं, इकोनॉमी लॉस तो हो ही रहा है। तो जो पीस प्लान है इसमें तो बहुत ज़्यादा दम जो इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं उनको नहीं लग रहा। लड़ाई ये चलती रहेगी, मैं आपको बहुत पैसिमिस्टिक मोड में नहीं ले जाना चाहता। बट अगर आप देखें कि दोनों के ही मिलिट्री ऑब्जेक्टिव कहीं पे भी मीट आउट नहीं हो रहे और एक सीज फायर भी नहीं होने जा रहा, तो स्लोली एंड स्लोली दिस वॉर विल एस्केलेट। और इसमें एक बार भी एनी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड आ गया तो फिर ये बड़ा डाउटफुल सा केस हो जाएगा कि ये वर्ल्ड वार में कन्वर्ट नहीं होगा, फिर ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। चाइना हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल। टिल नाउ इट हैज़ बीन डूइंग वेल, बट in the long run it will not be possible for it to hide its true alliances जो कि रशिया के साथ हैं और इंटेंशंस जो रशिया के साथ हैं और जो अमेरिका को डिथ्रोन करने के चक्कर में है। ये चाइना पूरी तरह एक्सपोज होने वाला है धीरे धीरे करके। और उस हालत में जो लोगों का प्रिडिक्शन था कि इस लड़ाई का जो असली विनर है वो चाइना होगा, नहीं, इस लड़ाई का असली लूजर, अगर ये लड़ाई लंबी चलती है जो कि चल ही रही है, तो असली लूजर इसका चाइना होगा। लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट, एंड दैट इज व्हाई यू सी दे हैव गॉट ए पीस प्लान इन प्लेस which probably nobody is going to accept it. So let's see how it goes. I hope you like this narration about this Ukraine-Russia war, different players, game plans, India, China, context, Western bloc and all that. Kindly like, share and subscribe. I will see you in next video.